लेकिन याद वो नहीं रहता है। जिस चीज़ का हम इम्पोर्टेंस समझते हैं वह हमें स्मरण रहती है। इस बात को खूब अच्छे से ख्याल में रखिए। जिस चीज़ को हम महत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उसकी स्मृति हमारे मन में नहीं बनती। आप एक फिल्म देखने जाते हैं, कहानी आपको अच्छी लगती है, साल भर बाद भी आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे उस कहानी में क्या था। इसका मतलब जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसकी मेमोरी हमारे माइंड पर बनती है। तो यह समस्या नहीं है कि मुझे स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहती। असली सवाल है आप उन चीज़ों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। जिस चीज़ को आप महत्वपूर्ण मानेंगे, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, उसकी स्मृति खूब अच्छे से बनेगी। पढ़ाई में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का मतलब है होश। हम जितने ही होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे अथवा कोई अन्य कार्य करेंगे, उतना ही वह चीज़ हमारे भीतर गहराई से पहुंच जाती है। अगर हम ध्यानपूर्ण नहीं हैं, होशपूर्ण नहीं हैं, अटेंटिव नहीं हैं, वह बात ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रहेगी, भीतर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए सवाल अकेली पढ़ाई का नहीं है। जीवन के किसी भी आयाम में हमें कुछ भी समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो ध्यान एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर ध्यान से मेरा तात्पर्य अवेयरनेस, अटेंटिवनेस से है, किसी धार्मिक क्रियाकांड या पूजा प्रार्थना से नहीं है। 4-5 स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि मैं पढ़ता तो खूब हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है उस क्षण मैं भूल जाता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि मन में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तनाव हो, तो हमारा मन इतना तनावग्रस्त हो जाता है, खिंच जाता है कि भीतर जो स्मृति छुपी है वह उभर कर ऊपर नहीं आ सकती। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके अवचेतन मन में चली गई, आपकी स्मृति में खूब अच्छे से मौजूद हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल लेयर है माइंड की, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यदि वो टेंशन में है तो उस खिंचाव की वजह से भीतर वाली चीज़ उभर कर ऊपर नहीं आ सकती। और इसके लिए आपको एक कला सीखनी होगी, रिलैक्स होने की। जब आप लिखने बैठते हैं परीक्षा में उत्तर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन नहीं। और तब आप पाएंगे अचानक सारी स्मृतियां खुल गईं, खूब अच्छे से सब याद आ गया। मैं तो चाहूँगा दीपा जी, आपके स्कूल में बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम करवाइए। बहुत सरल है, एक बार आपके स्टाफ वाले सीख लेंगे तो वो खुद ही वहाँ पर करवा सकेंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन 8 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और फिर मेमोरी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और व्यक्ति रिलैक्स होना, शिथिल और शांत होना भी सीख जाता है। तो असली सवाल आपने जो पूछा है वहाँ मेमोरी का नहीं है। मेमोरी तो आपकी अच्छी बन रही है, किंतु टेंशन की वजह से वह मेमोरी फंक्शन नहीं कर पाती। तो टेंशन को कैसे रिलीज करें, असली सवाल ये है। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। हल्की, धीमी, गहरी गहरी सांस लीजिए। पेट के फूलने पे चकने पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये परीक्षा के पहले आप कर सकते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। धीमी धीमी गहरी गहरी सांस लीजिए, पेट के फूलने पे चकने को देखिए। 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कोर्स और परीक्षा और इत्यादि इत्यादि, सिर्फ पेट पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे आप बहुत रिलैक्स हो गए। फिर आप आराम से एक एक प्रश्न का जवाब देना शुरू कीजिए और आपकी स्मृति ठीक से फंक्शन करने लगेगी। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम आपके स्कूल के बच्चों के लिए रिकमेंड करता हूँ, उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। एक सवाल है बाबा जी, एक स्टूडेंट का। जी। ऋषि ने लिखा है, ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ है? कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? देखिए, किसी शब्द का उच्चारण करने से तो कोई लाभ नहीं होता है ना, वह तो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके भीतर प्रश्न उठा कि हर कार्य की शुरुआत ओम कह के करते हैं, फिर भी कुछ होता तो नहीं है। स्पष्ट है कि आपको पता है कि इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन एक और ओम की ध्वनि है जो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में गूंज रही है। परमात्मा के उस संगीत को सुनने से ज़रूर लाभ होता है। तो ओम का उच्चारण करने के लिए, मंत्र जाप के लिए मैं नहीं कहता, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप हर कार्य की शुरुआत ओम से करें या किसी अन्य शब्द से करें, वो तो व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन एक सार्थक चीज़ है,
ओम जैसी ध्वनि हमारी अंतरात्मा में गूंज रही है। यदि आप उसको सुनने में सफल हो जाएं, फिर आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे और प्रफुल्लित रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। तो मैं चाहूँगा, जैसे मैंने रिकमेंड किया मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ठीक वैसे ही अपने भीतर गूंज रही ओंकार की ध्वनि को सुनाने के लिए भी स्कूल में शिविर किया जा सकता है। बहुत आसान है, 3-4 दिन में सारे बच्चे सुनने लगेंगे और उसके बाद पूरे स्कूल का माहौल बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन प्लीज। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप रोज रोज यहाँ पे स्कूल में ध्यान करवाती हैं, पढ़ाई में उससे हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं? इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका। जितने ध्यानपूर्ण होंगे, होशपूर्ण होंगे, उतनी ही पढ़ाई सुगम और सरल होती चली जाएगी। नेक्स्ट। सभी का एक ही क्वेश्चन है बाबा जी कि मैं खूब पढ़ता हूँ, खूब याद करता हूँ, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो मैं दे नहीं पाता हूँ, बोल पाता हूँ, तो उसका निवारण। देखिए, मैं भी कभी स्टूडेंट था। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको सुनाता हूँ। मैं कभी टेंशन नहीं लेता था, पढ़ाई को सीरियसली मैंने नहीं लिया, खेल खेल में पढ़ता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस साल मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उस साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को बहुत गंभीर माना जाता है। मैंने कभी मेडिकल कॉलेज की कोई टेक्स्ट बुक खरीदी ही नहीं, और ना मैं कभी ज़िंदगी में एक बार भी लाइब्रेरी गया। क्लास में टीचर जो पढ़ाते थे बस उसके नोट्स बना लेता था खूब अच्छे से, उसी को मैं पढ़ता था। सिर्फ उतनी पढ़ाई करके मैंने मेरिट पोजीशन हासिल की। तो ये जो सीरियस रुख है पढ़ाई के प्रति, वो ठीक नहीं है। वो एक रुग्ण चित्त की दशा है। हर चीज़ को खेल खेल में लीजिए, नॉन सीरियसली लीजिए, प्लेफुल। जितना आप गंभीर हो जाते हैं उतना टेंशन हो जाता है, और आपकी कार्य क्षमता, आपकी कुशलता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप जितना नॉन सीरियस होंगे, प्लेफुली हर चीज़ को करेंगे, उतना ही आप पाएंगे चीज़ें ज़्यादा आसानी से, सुगमता से, स्मूथली होने लगी, और आपको करने में मज़ा आने लगा, क्योंकि आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। तो इसको आप ट्राई करिए। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं इस ढंग से जिया हूँ और मैंने बड़ी सफलता हासिल की है बिना मेहनत के। आप कह रहे हो कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता हासिल नहीं होती, एग्जामिनेशन में चूक जाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बिल्कुल नहीं की। रात को कभी उठ के पढ़ा ही नहीं, और खूब अच्छे नंबर मिले। आजकल तो आप लोगों को जितने नंबर मिलते हैं, 98.4 और 99% और 99.5%, हमारे ज़माने में ऐसे नंबर नहीं मिलते थे। इतना तो हमें बुखार आता था इतने डिग्री फ़ारेनहीट। जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था तब मुझे 79% मिले थे। उस समय इतने नंबर भी बहुत मुश्किल होते थे। तो मैं आपको अपनी जीवन का रहस्य बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सब काम करता हूँ। अगर आप पढ़ाई को इतना सीरियसली कर रहे हैं तो बाकी ज़िंदगी फिर कैसे गुजारेंगे वो तो बहुत कठिन हो जाएगी। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप अभी से नॉन सीरियस होना शुरू हो जाइए, बिल्कुल गैर गंभीर, खेल खेल में हर चीज़ को लीजिए, और तब आप पाएंगे यही जीवन शैली आपकी आगे भी काम करेगी। फिर आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ काम धाम करेंगे, उसमें भी आप गंभीर नहीं होंगे। खेल खेल में सारी चीज़ों को लेंगे और आप पाएंगे कि ज़िंदगी का खूब मज़ा आने लगा। तो थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए, बिल्कुल नॉन सीरियस होने का, और ये हो जाएगा। कभी किसी ने हमसे कहा ही नहीं, इसलिए हमने कभी प्रयोग करके नहीं देखा। तो मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई इट। चलिए एक और आखिरी सवाल। बाबा जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छे अंक लाने के लिए कैसे प्रयास करना होगा? अभी अभी मैंने कहा नॉन सीरियस, विदाउट एनी टेंशन। लक्ष्य के प्रति गंभीरता मत बनाओ, टेक इट इजी। सब चीज़ें हो जाएंगी, ज़िंदगी में सब चीज़ें हो रही हैं। एक दिन आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, फिर आप थोड़े बड़े हो गए, आपने कुछ किया क्या? अपने आप हुए ना। एक दिन बचपन से युवावस्था आ गई, किशोरावस्था आ गई, आपने कुछ किया क्या इसके लिए?
आप धीरे धीरे बढ़ गए। ऐसी सब चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं। नदी बह रही है, वृक्ष बड़े हो रहे हैं, पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, सब चीज़ें सहज रूप से हो रही हैं। एक मनुष्य ही असहज है। कोई पशु पंक्षी, कोई पेड़ पौधा कभी टेंशन में देखा, कभी सीरियस देखा, कभी नहीं। तो हम भी प्रकृति के समान होकर जिएं, खूब आनंद भाव से जिएं। जो शुभ होना है वह होकर रहेगा। हमारा सीरियस होना बाधा बन जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने भीतर छिपी हिडन टैलेंट को, छिपी हुई प्रतिभा को उघाड़ने की कोशिश करें। ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो एक फिक्स्ड कोर्स होगा, वो आपको करना है। इसके अलावा और भी कुछ आपके भीतर हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप उसको निखारेंगे, उसको विकसित होने का मौका देंगे, आपके जीवन में बहुत आनंद और संतोष और तृप्ति का, कंटेंटमेंट का एहसास होगा। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नंबर ला जाने से कुछ खास नहीं हो जाने वाला। दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पीएचडी करके बैठे हैं, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप अपने भीतर की हिडन टैलेंट्स को निखारो। आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। अपने भीतर की हिडन टैलेंट को निखारो। कोई जरूरी नहीं कि समाज ने जो स्ट्रक्चर बना दिया है इसमें आपको फिट होना है। हो सकता है इसमें जो मिसफिट हैं जीवन में वही सफल हो पाते हैं, और जो लोग पढ़ाई लिखाई उसमें बहुत ज़्यादा फिट हैं अक्सर वे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आप दुनिया के बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों के नाम देख लीजिए जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। अक्सर ये वही लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं ली, लेकिन उनके भीतर परमात्मा ने जो प्रतिभा देकर उनको भेजा था उसको निखारने का खूब प्रयत्न किया। तो मैं भी आपसे चाहूँगा, ठीक है पढ़ाई करनी है, पास होना है, इट्स ओके, डोंट टेक इट टू सीरियसली। कुछ और भी है आपके भीतर, उसको उघाड़ना है। मैं अल्बर्ट एडिसन की बात अक्सर कहता हूँ। जब वो स्कूल में गया 3 महीने बाद उसकी मैडम ने एक नोट लिख के भेजा कि तुम्हारे माता पिता को ये बताना, तुम्हारी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि तुम्हारा लड़का किसी काम का नहीं, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, कल से स्कूल मत भेजना। इसका भी समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है। एडिसन तो पढ़ नहीं सकता था, उसने जाके अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने पढ़ा। माँ ने ये नहीं बताया एडिसन को इसमें क्या लिखा है, उसने उठा के उसको गोद में लगा लिया, उठा लिया और कहा कि मेरे बेटा खुश हो जा, कल से तुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि स्कूल तेरे लायक नहीं है, तू महान प्रतिभाशाली है, ये स्कूल साधारण बच्चों के लिए है, कल से मैं तुझे घर में ही पढ़ाऊंगी। माँ भी कोई खास पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इससे 125 साल पहले की कहानी, उस समय महिलाएं तो पढ़ती लिखती भी नहीं थी। माँ ने थोड़ा बहुत काम चलाओ सिखा दिया घर में ही। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना। जब माँ की मृत्यु हुई तब माँ की अलमारी की सफाई करते हुए कपड़ों के नीचे छुपा हुआ वह कागज उसे मिला। तब तो उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, वो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका था। 1000 से ज़्यादा पेटेंट उसने करवाए थे अपने इन्वेंशन। वो चिट्ठी उसने पढ़ी, उसको याद आ गया, रही तो मेरी मैडम ने लिखी थी। तब उसने पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि तुम्हारा लड़का किसी काबिल नहीं है, इसको हम ना पढ़ा सकेंगे, इसको स्कूल मत भेजा करो, हमारा समय बर्बाद होता है। प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्कूल ने, कॉलेज ने, विश्वविद्यालयों ने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, जरूरी नहीं कि यह सही हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ज़िंदगी में करने लायक, वो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसको निकलने का अवसर देना। और आपके प्रिंसिपल से और शिक्षकों से भी मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक सीरियस माहौल स्कूल में मत बनाइए। आप लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि कैसा वातावरण, कैसी आब हवा रहेगी। थोड़ा सा प्लेफुल हो जाइए। आप भली भांति जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े सुप्रसिद्ध हस्तियाँ पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं थे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उन्होंने गजब कर दिया। और अक्सर जो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डीलिट करके बैठ जाते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते।
विश्वविद्यालय में इतने रिसर्च विभाग हैं, वहाँ से कभी किसी इन्वेंशन की खबर नहीं मिलती कि उन्होंने कुछ आविष्कार किया हो, करते ही नहीं। उनका दिमाग बस किताबों में लगा रहता है। सारे दुनिया की प्रतिभाशाली लोग नए नए आविष्कार करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के बाहर वाले लोग करते हैं, भीतर वाले लोग कुछ नहीं करते, वो पढ़ते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा वातावरण स्कूल के शिक्षक परिवर्तित करें, बच्चों को रिलैक्स होने का मौका दें, ध्यानपूर्ण और प्रेमपूर्ण होने का अवसर दें और उनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर दें। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।